सोचिए, आप हजारों फीट ऊपर उड़ रहे हैं किसी रेगिस्तान के ऊपर और नीचे जमीन पर आपको अचानक कुछ अजीब सा दिखता है। विशाल, बहुत विशाल चित्र। हाँ, जैसे कोई बंदर हो या मकड़ी या फिर कोई पक्षी। इतने बड़े कि अगर आप जमीन पर खड़े हों तो शायद समझ ही ना पाएं कि ये क्या है। बिल्कुल। तो सवाल उठता है, ये आखिर किसके लिए बनाए गए थे? ये सवाल ना जाने कितने सालों से सबको हैरान कर रहा है, इतिहासकारों को, पुरातत्वविदों को और हम जैसे लोगों को भी। हाँ, सही बात है। और आज हम इन्हीं में से एक, शायद दुनिया की सबसे मशहूर रहस्यमयी आकृतियों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। पेरू की नाज़का लाइंस। जी हाँ, पेरू की नाज़का लाइंस। दक्षिणी पेरू का वो सूखा पठारी रेगिस्तान, वहां उकेरी गई हैं ये। नाज़का लाइंस, नाम सुनते ही वो तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती है ना। तो आज हम क्या करने वाले हैं? मतलब हम समझेंगे कि ये कैसे बनी, क्यों बनी, क्या-क्या थ्योरीज हैं इनके पीछे। बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि जो भी जानकारी और रिसर्च उपलब्ध है, उसके आधार पर इन पुरानी विशाल रेखाओं की कहानी को समझें। क्या ये कोई कला थी, पूजा का तरीका या कुछ और? हाँ, या फिर वो जो कुछ लोग कहते हैं, किसी दूसरी दुनिया का संदेश, इस पर भी बात करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। सारी मुख्य थ्योरीज को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले ये दुनिया के सामने आई कैसे? मतलब हजारों साल पुरानी है, तो इतने वक्त तक किसी को पता क्यों नहीं चला? ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। देखिए, ये रेखाएं तो बहुत पुरानी है, पर दुनिया को इनके बारे में ठीक से पता चला समझ लीजिए 1920s और 30s के आसपास। अच्छा, कैसे? जब पेरू में कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू हुई, तो जो पायलट रेगिस्तान के ऊपर से उड़ते थे, उन्हें नीचे जमीन पर ये अजीब से पैटर्न दिखने लगे। रेखाएं, डिजाइन। शुरू में तो उन्हें लगा होगा कि शायद पुरानी सड़कें या नहरें होंगी। हाँ, बिल्कुल। शुरू में यही लगा कि शायद सिंचाई के लिए पुरानी नहरें हैं या रास्ते हैं। लेकिन जैसे जैसे और उड़ानें हुईं और लोगों ने गौर करना शुरू किया, तब समझ आया कि ये कुछ और ही है। जी, तब साफ हुआ कि ये सिर्फ सीधी रेखाएं नहीं हैं, इनमें तो बाकायदा डिजाइन है, ज्यामितीय आकार, जैसे त्रिकोण, चौकोर, गोल घूमती रेखाएं, और साथ में सैकड़ों जानवरों और पौधों की तस्वीरें। जानवर और पौधे, जैसे हाँ, करीब 70 तो सिर्फ जानवर और पौधों की ही आकृतियां हैं। हमिंग बर्ड है, एक बड़ा सा कॉन्डोर पक्षी है, पेलिकन, मकड़ी, बंदर, छिपकली, यहाँ तक कि एक किलर व्हेल, मतलब ऑर्का भी है। कमाल है। ये सब रेगिस्तान की जमीन पर बना हुआ है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है ना कि इनका असली रूप, मतलब ये क्या है, ये सिर्फ ऊंचाई से ही दिखता है। बिल्कुल, यही तो इसे और रहस्यमयी बनाता है। जमीन पर खड़े होकर तो आपको शायद बस एक हल्की सी नाली या टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिखेगी, पता ही नहीं चलेगा कि ये मकड़ी का चित्र है, ये बंदर का। तो फिर वही सवाल, आज से करीब 1,500-2,000 साल पहले जब हवाई जहाज नहीं थे, तो नाज़का लोगों ने ये क्यों बनाया? ऐसी चीजें जिन्हें वो खुद पूरी तरह देख ही नहीं सकते थे। किसके लिए थी ये? क्या उनके देवता आसमान में रहते थे या कोई और था ऊपर जिन्हें देख रहा था? यहीं से असली पहेली शुरू होती है। अच्छा, अब जरा इनके साइज और इनको बनाने के तरीके पर बात करते हैं। ये कितनी बड़ी हैं असल में, और बनाई कैसे गई इतनी सटीक? इनका जो पैमाना है वो तो मतलब दिमाग घुमा देता है। ये पूरा डिजाइन, ये रेखाएं और आकृतियां दक्षिणी पेरू में नाज़का और पाल्पा घाटियों के बीच फैली हैं, करीब 500 वर्ग किलोमीटर के इलाके में। 500 वर्ग किलोमीटर? ये तो बहुत बड़ा एरिया हो गया। हाँ, बहुत बड़ा। और कुछ सीधी रेखाएं तो 8-10 किलोमीटर तक लंबी हैं, एकदम सीधी। और वो जानवरों वाली आकृतियां, वो कितनी बड़ी हैं? वो भी बहुत बड़ी हैं। जैसे वो मशहूर हमिंग बर्ड है, वो करीब 93 मीटर लंबा है। कॉन्डोर के पंखों का फैलाव ही करीब 134 मीटर है। और मकड़ी, वो करीब 46 मीटर लंबी है। और आपने कहा था मकड़ी 89 से बनी है। हाँ, ये भी एक कमाल की बात है। पूरी मकड़ी की आकृति एक ही बिना टूटी हुई रेखा से बनाई गई है। अविश्वसनीय। और तरीका क्या था बनाने का? मतलब जमीन खोदी थी उन्होंने? तकनीक देखी जाए तो काफी सरल थी, पर बहुत कारगर। देखिए, नाज़का रेगिस्तान की जो जमीन है ना, उस पर गहरे लाल भूरे रंग के कंकड़ पत्थर की एक परत है। अच्छा। जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है। ओके। उसके ठीक नीचे हल्के रंग की रेतीली मिट्टी है। तो नाज़का लोगों ने क्या किया, बस ऊपर के इन गहरे रंग के पत्थरों की करीब 10-15 सेंटीमीटर की परत को ध्यान से हटा दिया। ओह, तो नीचे की हल्की मिट्टी दिखने लगी। बिल्कुल। और इसी रंग के फर्क से ये रेखाएं और डिजाइन बन गए। और क्योंकि ये दुनिया के सबसे सूखे इलाकों में से है, बारिश होती नहीं, हवा भी कम चलती है, तो ये हजारों साल बाद भी वैसे के वैसे ही हैं। वाह, मतलब प्रकृति ने भी इन्हें बचाने में मदद की। हाँ। लेकिन सिर्फ बड़ी होना ही नहीं, आपने कहा कि ये बहुत सटीक भी है।
कई रेखाएं मीलों तक एकदम सीधी। हाँ, ये पहल बहुत जरूरी है। इतनी बड़ी बड़ी आकृतियां बनाना और उनमें इतनी सटीकता रखना, ये आसान काम नहीं था। कुछ सीधी रेखाएं तो मीलों तक एकदम सीधी हैं। ज्यामितीय आकृतियों के कोण, उनके घुमाव बहुत सटीक लगते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं जैसे लेजर से बनाई हो। हाँ, मतलब वो तो एक कहने की बात है उनकी सटीकता बताने के लिए, पर यह दिखाता है कि बनाने वाले कितने कुशल थे। लेकिन उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कैसे किया होगा उन्होंने ये? शायद लकड़ी के खूंटे लगाए होंगे, रस्सियां इस्तेमाल की होंगी। हाँ, शायद यही तरीका रहा होगा। छोटे स्केल पर मॉडल बनाए होंगे या कोई ग्रिड सिस्टम इस्तेमाल किया होगा। लेकिन सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर ये सब करने के लिए किस तरह की प्लानिंग लगी होगी। सही बात है, मतलब ये कुछ लोगों का काम तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। इसके लिए तो बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ी होगी। एक साथ मिलजुल कर काम करने वाले लोग, प्लान बनाने वाले अलग, सर्वे करने वाले अलग, और फिर सैकड़ों, शायद हजारों मजदूर। और सब एक ही मकसद के लिए काम कर रहे होंगे, शायद सालों तक या पीढ़ियों तक भी। हाँ, हो सकता है। ये उस समाज के संगठन को दिखाता है, उनकी प्लानिंग की क्षमता, उनके लीडर्स की ताकत और शायद उनकी गहरी आस्था को भी। ये सोचना ही अजीब लगता है कि एक पूरी कम्युनिटी ने इतनी मेहनत की होगी एक ऐसी चीज बनाने के लिए जिसका फाइनल रिजल्ट शायद वो खुद कभी देख ही नहीं पाए जमीन से। ये हमें उनके विश्वासों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और यहीं से हम आते हैं नाज़का लाइन से जुड़ी अलग-अलग थ्योरीज पर कि आखिर इनका मकसद क्या था। हाँ, चलिए अब सिद्धांतों पर आते हैं। सबसे पहला और शायद काफी पुराना सिद्धांत कि ये एक तरह का खगोलीय कैलेंडर था, आसमान का नक्शा। जी हैं, ये विचार शुरुआती रिसर्चर्स ने दिया था। जैसे अमेरिकी प्रोफेसर थे पॉल कुसॉक, उन्होंने 1940s में इन्हें फिर से दुनिया के सामने रखा। और एक जर्मन गणितज्ञ और पुरातत्वविद थी मारिया राइशे। मारिया राइशे, हाँ, उनका नाम तो बहुत सुना है। लेडी ऑफ द लाइन्स कहते हैं उन्हें। बिल्कुल। उन्होंने तो अपनी लगभग आधी सदी इन लाइनों को समझने, बचाने और उनकी मैपिंग करने में लगा दी। उनका मानना था कि बहुत सी रेखाएं और कुछ आकृतियां आसमान के जरूरी इवेंट से जुड़ी थीं। जैसे सूरज का उगना या डूबना खास दिनों पर, सॉल्स्टिस पर, इक्विनॉक्स पर, या फिर कुछ खास तारों की पोजीशन। अच्छा, तो मतलब ये रेगिस्तान के लोगों के लिए एक तरह का कैलेंडर हो सकता था, खेती कब करनी है या कोई धार्मिक त्योहार कब मनाना है, ये जानने के लिए। हाँ, ये एक संभावना थी। मारिया राइशे ने तो कुछ जानवरों की आकृतियों को नक्षत्रों से भी जोड़ा था। और ये बात समझ भी आती है क्योंकि पुराने समाजों में आसमान को देखना खेती और पूजा पाठ के लिए बहुत जरूरी होता था। लेकिन क्या ये थ्योरी पूरी तरह मानी जाती है? देखिए, बाद में जब और स्टडीज हुई, कंप्यूटर से एनालिसिस किया गया, तो पता चला कि हाँ, कुछ लाइनों का अलाइनमेंट तो मिलता है खगोलीय पिंडों से, लेकिन शायद वो सिर्फ संयोग भी हो सकता है। इतनी सारी रेखाएं हैं तो कुछ न कुछ तो कहीं ना कहीं मैच कर ही जाएगा, है ना। और ये थ्योरी सारी रेखाओं और खासकर सभी जानवरों की आकृतियों को नहीं समझा पाती। ठीक है, तो खगोलीय कैलेंडर वाली बात पूरी कहानी नहीं बताती। अब आते हैं उस थ्योरी पर जिसने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा है, वो एलियन वाली बात, एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी। हाँ, ये थ्योरी तो बहुत पॉपुलर हुई। खासकर 1968 में एरिच वॉन डेनिकिन की किताब आई थी, चैरियट्स ऑफ द गॉड्स। उसके बाद तो बस उनका क्या कहना था कि ये एलियंस के लिए लैंडिंग स्ट्रिप्स थी। हाँ, उनका तर्क यही था कि पुराने जमाने में धरती पर बाहर से लोग आए थे, मतलब एलियंस, और नाज़का लाइन्स जैसी बड़ी बड़ी चीजें उन्हीं के लिए बनाई गई थीं, या तो उनके स्पेसशिप उतारने के लिए रनवे की तरह, या फिर ऊपर से देखने वाले निशान कि यहाँ आना है। बिल्कुल, कि ये निशान ऊपर से उनके आसमानी देवताओं को देखने के लिए थे। कुछ जो लंबी सीधी चौड़ी रेखाएं हैं वो थोड़ी बहुत हवाई पट्टी जैसी दिखती भी हैं। सुनने में तो ये बहुत ही रोमांचक लगता है, जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी हो। हाँ, है तो। लेकिन जो मुख्य धारा के वैज्ञानिक हैं, पुरातत्वविद हैं, वो इस थ्योरी को नहीं मानते। क्यों? क्या वजह? सबसे बड़ी वजह तो ये है कि इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। मतलब न तो कोई एलियन टेक्नोलॉजी के निशान मिले हैं, न कोई ऐसी चीज जो उस जमाने के इंसान नहीं बना सकते थे। अच्छा। और जैसा हमने बात की, नाज़का लोगों के पास इन्हें बनाने की तकनीक थी, भले ही वो सरल थी, और उनके पास इन्हें बनाने की वजह भी हो सकती थी, जैसा हम अगली थ्योरी में देखेंगे। तो मतलब एलियंस की कल्पना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो एलियन वाली थ्योरी भले ही मजेदार हो, पर सबूत नहीं है उसके पास। तो फिर सबसे ज्यादा कौन सी व्याख्या मानी जाती है आजकल, जो ज्यादा जमीनी हो?
ज्यादातर जो पुरातत्वविद और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो अब ये मानते हैं कि नाज़का लाइंस का असली महत्व धार्मिक और आध्यात्मिक था, रिचुअल से जुड़ा हुआ। धार्मिक मतलब ये रेखाएं क्या थी फिर? कोई मंदिर? मंदिर नहीं, बल्कि शायद रास्ते, अनुष्ठानिक पथ, रिचुअल पैथवेज। रास्ते मतलब लोग इन पे चलते थे? हाँ, यही आइडिया है। सोचिए, शायद प्राचीन नाज़का लोग इन बड़ी बड़ी आकृतियों के ऊपर या उनके साथ बने रास्तों पर चलते होंगे, कोई धार्मिक जुलूस निकालते होंगे या अकेले ही ध्यान करते हुए, प्रार्थना करते हुए चलते होंगे। अच्छा। कई रेखाएं एकदम सीधी हैं और कहीं कहीं छोटे टीलों या प्लेटफॉर्म जैसी जगहों से जुड़ती हैं। हो सकता है वहां कोई पूजा या सेरेमनी होती हो। कुछ जगहों पर रेखाओं के आखिर में टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों के ढेर भी मिले हैं। ओह, जैसे कोई चढ़ावा चढ़ाया हो या इस्तेमाल के बाद बर्तन तोड़ दिए हों। हाँ, बिल्कुल, शायद ऐसा ही कुछ। पर किस तरह के अनुष्ठान, मतलब किस चीज के लिए प्रार्थना करते होंगे वो? इसका संबंध शायद पानी और उपजाऊपन से था, फर्टिलिटी से। देखिए, नाज़का रेगिस्तान दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से है, तो वहां पानी और खेती ही जीवन के लिए सबसे जरूरी चीजें थीं। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है। हाँ, तो कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये जो ज्यामितीय आकृतियां हैं या सीधी रेखाएं हैं, ये पानी के बहाव से या सिंचाई से या जमीन के नीचे जो पानी के स्रोत होते थे उनसे जुड़ी हो सकती हैं। नाज़का लोगों की एक पुरानी जल प्रणाली थी, प्यूकोज। अच्छा, और वो जानवरों की आकृतियां, उनका क्या मतलब था? वो जो जानवरों की आकृतियां हैं, जिन्हें बायरोमॉर्फ कहते हैं, वो शायद किसी ताकतवर आत्मा का प्रतीक थी, या उनके कुल देवता थे, या प्रकृति की शक्तियां जिनसे वो मदद मांगते थे, पानी के लिए, अच्छी फसल के लिए। तो मतलब ये रास्ते जमीन पर चलने के लिए थे, पूजा पाठ के लिए थे, लेकिन इनका असली मकसद शायद ऊपर वाले को दिखाना था, उनके देवताओं को। हाँ, एक बहुत जरूरी पॉइंट है। हो सकता है कि ये जमीन पर किए जाने वाले अनुष्ठान थे, पर इन्हें बनाया इस तरह गया था कि ये ऊपर से दिखने वाले देवताओं को या शायद पूर्वजों की आत्माओं को संदेश दें या उन्हें खुश करें। अच्छा, तो इस नजरिए से देखें तो ये बात समझ आती है कि इन्हें आसमान से देखे जाने के लिए क्यों बनाया गया था। इंसानों के लिए नहीं, बल्कि उनके देवताओं के लिए। बिल्कुल। और फिर ये बात भी फिट बैठती है कि जमीन से इन्हें पूरा देखने की जरूरत क्यों नहीं थी बनाने वालों को। हाँ, ये व्याख्या मुझे ज्यादा लॉजिकल लग रही है। मतलब ये उन लोगों के विश्वास, उनकी संस्कृति, उनके पर्यावरण से जुड़ी हुई लगती है। सही कहा। ये थ्योरी हमें याद दिलाती है कि पुरानी संस्कृतियों का अपनी दुनिया और ब्रह्मांड के साथ कितना गहरा आध्यात्मिक रिश्ता होता था। ये रेखाएं शायद इंसान के उसी गहरे कनेक्शन का प्रतीक हैं, आसमान की तरफ देखने का, सितारों की तरफ, या शायद किसी दूसरी दुनिया की तरफ, और अपनी दुनिया को समझने और उसे अर्थ देने की कोशिश। तो हमने देखा कि नाज़का लाइंस कैसे खोजी गईं, कितनी विशाल और सटीक हैं, कैसे बनाई गईं, और उनके मकसद को लेकर क्या-क्या मुख्य सिद्धांत हैं। खगोलीय कैलेंडर, एलियन लैंडिंग स्ट्रिप, और सबसे ज्यादा संभावना वाला धार्मिक अनुष्ठान के रास्ते, जिनका संबंध पानी, उर्वरता और देवताओं से हो सकता हो। जी, और ये भी साफ है कि शायद कोई एक थ्योरी पूरी कहानी ना बताती हो सकता है अलग-अलग रेखाओं का मकसद अलग रहा हो या समय के साथ उनका इस्तेमाल बदल गया हो। हाँ, ये भी मुमकिन है। कुछ रास्ते हों, कुछ कैलेंडर का हिस्सा हो, और जानवरों के अपने मतलब हों। बिल्कुल। तो रहस्य पूरी तरह सुलझा तो नहीं है। सवाल अब भी बाकी हैं, क्या इनमें हमारी समझ से भी गहरा कोई मतलब छिपा है? क्या ये सिर्फ कला और धर्म का एक अद्भुत नमूना है, या कोई ऐसा मैसेज है जिसे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं? और जाते जाते एक और बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने मकसदों पर तो बहुत बात की, लेकिन जरा उस कोशिश के बारे में फिर से सोचे जो इन्हें बनाने में लगी होगी। वो सामाजिक संगठन। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैली इतनी सटीक आकृतियां, ये कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए थी। इसके लिए एक मजबूत समाज चाहिए था, अच्छे प्लानर, कुशल कारीगर और हजारों की संख्या में मजदूर, जो सब एक साथ एक लक्ष्य के लिए काम करें, शायद कई पीढ़ियों तक। सही कहा। ये उस नाज़का समाज के बारे में क्या बताता है? उनकी जटिलता के बारे में, उनके लीडर्स की क्षमता के बारे में, उनके आपसी विश्वास और सहयोग के बारे में। ये पहलू हमें याद दिलाता है कि नाज़का लाइंस सिर्फ कुछ रहस्यमयी निशान नहीं है। ये एक विकसित, संगठित और महत्वाकांक्षी सभ्यता का सबूत है। जी हाँ, एक ऐसी सभ्यता जिसने अपनी दुनिया को अपने विश्वासों के अनुसार आकार दिया, भले ही उनके सारे इरादे आज हमें साफ साफ पता ना हो। ये दिखाते हैं कि इंसान अपनी मान्यताओं को जाहिर करने के लिए क्या कुछ कर सकता है। वाकई, नाज़का लाइंस हमें पुराने इंसानी दिमाग की क्रिएटिविटी,
उनकी आध्यात्मिकता और शायद उनकी अपनी दुनिया को समझने की कोशिशों की एक यादगार झलक देती हैं। एक पहेली जो शायद हमेशा हमें खींचती रहेगी, हमें सोचने पर मजबूर करती रहेगी।